जय साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आर एस अकेडमी में। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग संख्याओं पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं। पहले वीडियो में मैं आप सभी लोगों को संख्याओं के बारे में पढ़ाया था कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, इन सभी संख्याओं के बारे में मैं आप सभी को पहली वीडियो में पढ़ाया था और वो पहली वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। तो जो लोग नहीं देखेंगे वो जाकर के देख लें, ताकि जो है संख्याओं पर आधारित जब प्रश्न हम लोग करें तो उसे आसानी से कर सके। ठीक है, तो चलिए, जो लोग भी पहली वीडियो देख लिए हैं वो अब टाइप डालें संख्याओं पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को ऐसा पढ़ा रहा हूं ताकि जो है एकदम सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं, ताकि आप सभी लोग एक अच्छा नोट्स बना सके। तो आप जो है पहली वीडियो से नोट्स बनाना शुरू कीजिए और आपको डेली जो है सुबह में जो है ये वीडियो अपलोड मिल जाएगी। तो चलिए, जो लोग भी पढ़ चुके हैं पहली वीडियो, वो इसमें जो है पहला प्रश्न डालें कि -5 से बड़ी तथा +5 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो है गुणनफल है, ये पूछा गया है यूपी पीसीएस 2003 में। इसे कैसे करना है? तो जो लोग पहली वीडियो देखे होंगे तो उनको याद होगा कि मैं प्राकृतिक संख्या के बारे में नोट में तीसरी पॉइंट लिखाया था कि प्राकृतिक संख्या जो है ऋणात्मक नहीं होती है। प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। तो इसमें जो ऋणात्मक वाली संख्या बोला है कि -5 से बड़ी, इसमें इस सवाल में -5 से बड़ी संख्याओं का कोई रोल ही नहीं है। यहां पर सिर्फ धनात्मक संख्याओं को लेना है। तो इसे हल कैसे करेंगे? आप हल कैसे करेंगे? तो +5 से छोटी 4 होगी, 3 होगी, 2 होगा और 1 होगी। ठीक है, इनका गुणा कीजिए। गुणा करेंगे 4 से 12, 12 के 24, 24 से कम 24 आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, तो यक्स कोष्टक में x+1, दूसरे कोष्टक में x+2 हमेशा किससे विभाजित हो सकती है? यहां पर कहा है कि जो यक्स है ये एक प्राकृतिक संख्या है और प्राकृतिक संख्या सम भी होती है, विषम भी होती है। मतलब यक्स का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो आप सबसे पहले यक्स का मान जो है, यक्स का मान 1 रखिए। मुझे नोट्स बनवाना है, इसीलिए मैं हल जो है पूरा विस्तृत रूप से लिख रहा हूं कि x बराबर जो है आप मान लीजिए 1, और जैसे ही x बराबर जब आप 1 मानेंगे तो 1 गुणे 1 प्लस 1 दूसरे कोष्टक में 1+2, जब इसको आप हल करेंगे तो यहाँ पर 1 1 2, 2 1 कम 2, और यहाँ पर 2 1 3, तो कितना आ जाएगा? 6। मतलब कि 1 लिए तो ये संख्या जो है हल करने पर आया 6, मतलब कि इस ऑप्शन में से किससे विभाजित हो रहा है? 6 से। तो यहीं पर हमको पता चल गया कि ऑप्शन सी अर्थात 6 आपका उत्तर होगा। यदि आप x का मान 2 रखते हैं तभी भी जो है 6 से ही विभाजित होगा, 6 से ही विभाजित होगा। यदि 2 रखते हैं तो 2 कोष्टक में 2 + 1 और यहाँ पर जो है 2 + 2, जब यहाँ पर करेंगे 2 1 3, 3 दूना के 6, और फिर ये जो है 2 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 6 चौक को कितना आएगा? 24। 6 चौक को 24। ये बताइए 24 किससे विभाजित होगा? तो 24 6 से ही विभाजित होगा। मतलब प्राकृतिक संख्या सम लें या विषम लें, विभाजित हमेशा 6 से हो रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन सी 6 सही उत्तर होगा। ठीक है, ये सही रखा गया है ना? हाँ, 2 2 4, 2 1 3, 3 दूना के 6। ठीक है, 6 चौक 24। चलिए, अगला प्रश्न आपका क्या पूछा है? तो यहाँ पर पूछा है -100 तथा +100 के बीच कितने पूर्णांक आते हैं? तो आप सभी को मैं बताया था कि पूर्णांक संख्या की परिभाषा क्या थी? 0 सहित संख्याओं के धनात्मक तथा ऋणात्मक मान को पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब कि पूर्णांक संख्या धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है, लेकिन 0 एक ऐसा पूर्णांक होता है जो न धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर -100 और तथा +100 के बीच कहा है, तो यहाँ पर अगर हम 100 के बीच लेंगे, +100 के बीच लेंगे तो 1 2 3 इस तरह से कितना तक जाएगा? 99 तक जाएगा। और माइनस के तरफ आएंगे तो -1 -2 डैश इसी तरह से कहां तक आएगा? तो -99 तक आएगा, क्योंकि -100 और +100 के बीच में लेना है। तो यही पूर्णांक है। तो आप यहां से यहां तक देख रहे हैं कि कुल कितने पूर्णांक हैं? 99। कुल कितने पूर्णांक है? 99। और यहां से यहां तक कितने हैं? 99। और एक पूर्णांक ये
है, एक पूर्णांक ये है, तो हम क्या करेंगे 99 प्लस 99 और प्लस 1 कर देंगे, ठीक है, इसी को जोड़ देंगे क्योंकि 99 ये पूर्णांक, 99 ये पूर्णांक और 0 1, ठीक है, इनको जोड़ेंगे 9 9 18, 1 19 को 9 और 9 9 18 और हासिल 1 था 19, तो कितना आ जाएगा 199, 199 ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि ए और बी विषम संख्याएं हों तो बताइए कि निम्नलिखित में से सम संख्या कौन सी है। मतलब ए का मान भी विषम है, बी का मान भी विषम है, मतलब ए का मान 1, बी का मान 1, मतलब कि या तो 1 3 3 5 3 3 5 5 कुछ भी रख सकते हैं। तो मतलब विषम कहा है तो आप कुछ भी रख सकते हैं, अलग अलग भी रख सकते हैं, सेम सेम भी रख सकते हैं, बट या ये ध्यान रहे कि विषम संख्या रखना है, सम संख्या के रूप में नहीं रखना है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि a बराबर 1 है और b बराबर भी 1 है, ठीक है, विषम संख्या रख रहे हैं। और देखिए अब आपको यहां पर पता होना चाहिए कि जब दो विषम संख्याएं जोड़ते हैं तो सम संख्या प्राप्त होती है। देखिए यहां पर a प्लस बी जब करेंगे तो 1 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा 2। तो यहां पर जब ऑप्शन ए चेक करेंगे तो 1 2 3 सम संख्या नहीं बना, लेकिन 1 1 2 ये सम संख्या बन गया, तो आपका यही उत्तर सही होगा। विषम संख्याओं का गुणनफल भी विषम ही प्राप्त होता है। विषम संख्याओं के गुणनफल में जब सम संख्या जोड़ेंगे तभी भी जो है यहाँ पर विषम ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि अगर 3 3 लेते हैं तभी भी 3 3 6 होगा, अगर 3 5 लेते हैं अभी भी 5 3 8 हो जाएगा। मतलब कि दो विषम संख्याओं का योगफल सदैव सम संख्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। मतलब अभाज्य संख्या में दो अंकों से बनी सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। तो दो अंकों से बनी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो अभाज्य संख्या जिनको नहीं पता है, बार बार मैं कह रहा हूं कि आप पहली वीडियो जाकर के देख लीजिए, उसमें मैं पूरा डिटेल से पूरे विधिवत से जो है इन सभी संख्याओं के बारे में बताया हूं। अगर वो वीडियो देख करके इस वीडियो को देखते हैं तो ये वीडियो में जितने भी सवाल है आपको अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, तो मैं परिभाषा लिखाया था कि वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। कितने गुणनखंड, दो गुणनखंड। तो सबसे दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपको 97 दिखेगी और सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्या जो है 11 दिखेगी। तो यहां पर जब इनका हम अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा 86। तो 86 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये क्या है, तो ये सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है दो अंकों की, ठीक है, दो अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या है, बड़ी अभाज्य संख्या है। और ये क्या है, तो ये दो अंकों की छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या दो अंकों की और सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो अंकों की, इन्हीं का अंतर पूछा था, तो अंतर आएगा कितना 86 आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी। तो दोस्तों आप सभी लोगों को जब मैं अभाज्य संख्या पढ़ा रहा था तो वहां पर मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताया था। क्या बताया था, बताया था कि 1 से लेकर के 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक जो है कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं और इसको हम लोग 9 + 6 + 6 + 4 के रेशियो में जो है तोड़े थे। ये 9 जो है 1 से 25 तक आते थे, ये जो 6 है 26 से 50 तक, और ये जो 6 है 51 से 75 तक, और ये जो 4 है 76 से 100 तक। तो हमसे पूछा क्या है 60 से 100 तक, तो हम क्या करते हैं 50 से 75 तक का निकाल लेते हैं। मतलब कि यहां से 26 से कहां से कर रहा है, अच्छा 60 से 100 तक कर रहा है ना, ठीक है, एक मिनट, ठीक।
क्या कहा है, 60 से 100 तक कहा है, तो हम 50 से, कहां से जो है, यहां से 51 से 100 तक निकालते हैं। 51 से 100 तक निकालेंगे तो कितने अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, 10। कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 10 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो यहां से जो है आप लिख सकते हैं, यहां पर ऐसे विस्तार से लिख लीजिए, नोट्स बना रहे हैं तो हमें विस्तार से लिखवाना जरूरी है। 51 से 100 तक, 51 से 100 तक कितने होंगे, तो 6 + 4 मतलब कि कुल 10 अभाज्य संख्याएं होंगी। अब क्या करते हैं हम, 51 से 59 तक, 60 से कहा है ना, अच्छा 60 और, अच्छा ठीक है, 60 और 100 के बीच कहा है, 100 के बीच का है मतलब 60 को लेना है, 60 तक निकालते हैं। 51 से 60 तक निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक 53 मिलेगा और एक मिलेगा आपको 59, एक 53 और एक 59, यही दो अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। तो कितनी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, 2। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर दोनों का अंतर क्या करना है, कितनी अभाज्य संख्या है ना, ठीक है। हाँ, तो यहां पर जो है 10 में से 2 अभाज्य संख्या निकाल लेंगे हम लोग, 10 में से जो है 2 अभाज्य संख्या निकाल लीजिए। तो 10 में से 2 अभाज्य संख्या जब हम लोग निकालेंगे तो कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी, 8 आएंगी। तो 8 ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, किया क्या मैंने, जब अभाज्य संख्या मैं पढ़ा रहा था तो वहां पर मैं बताया था कि 1 से लेकर के 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 25 को जो है मैं 4 भागों में बांट दिया था, 9 + 6 + 6 + 4 के रेशियो में। 9 जो है 1 से 25 तक कुल आती हैं 9 अभाज्य संख्याएं, 6 जो है 26 से 50 तक आती हैं, और 6 जो है 51 से 75 तक आती हैं, 4 जो है 76 से 100 तक आती हैं। तो हमसे 60 और 100 के बीच पूछा था, तो मैंने 51 से 100 तक जो है 6 + 4 मतलब 10 अभाज्य संख्याएं, हमको पता है, काउंट करने की जरूरत नहीं है कि वो कौन कौन है। तो अब हमसे 60 से पूछा था तो हमको 51 से 60 तक जो है अभाज्य संख्याएं जो थी उनको निकाल करके इस 10 में से घटाना था, क्योंकि 51 से नहीं हमसे पूछा है, हमसे 60 से पूछा है, और ये 10 जो है 51 से 100 तक है। तो 51 से 60 तक जो है 2 अभाज्य संख्याएं आती हैं, और वो आती है 53 और 59, 53 और 59। तो यही 2 अभाज्य संख्याएं जब 10 में से घटा देंगे तो हमारा जो है 60 से लेकर के जो है 100 तक, 60 से लेकर के 100 तक जो है 10 - 2 = 8। ठीक है, 8 अभाज्य संख्याएं होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 67 और 101 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 67 और 101 के बीच कितनी, अच्छा भाज्य संख्याएं पूछा है यहाँ पर, कोई बात नहीं, भाज्य संख्याएं पूछा है, ठीक है, भाज्य संख्याएं पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हम क्या करते हैं, 67 और 101 के बीच बोला है ना, मतलब कि यहां पर कहा है, पहले ये निकालते हैं कि कुल संख्याएं कितनी है। जब बीच बोला है तो इसका मतलब 68 से, कहां से, 68 से 100 तक, 68 से 100 तक, 67 और 101 के बीच में 68 से 100 तक संख्याएं आएंगी। तो हम पहले ये पता करते हैं कि कुल कितनी संख्याएं हैं, 68 से 100 तक। तो 68 से 100 तक जो है कुल संख्या पहले निकालते हैं। तो कुल संख्या निकालना हो तो क्या करते हैं, जहां तक कहा है, कहां तक कहा है, 100 तक, तो 100 में से जहां तक नहीं कहा है, कहां तक नहीं कहा है, 67 तक, तो 67 घटा देंगे, तो हमारा जो है 68 से 100 तक कुल संख्याएं आ जाएंगे। जैसे ही घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर 33, कितना आएगा, 33, मतलब 68 से 100 तक कुल 33 संख्याएं हैं, जिसमें भाज्य भी शामिल है और अभाज्य भी शामिल है। तो अब हम क्या करते हैं, 68 से 100 तक जो है अभाज्य संख्या काउंट कर लेते हैं, अभाज्य संख्या। अब काउंट कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि 51 से लेकर के या तो 75 से लेकर के जो है, यहां पर नीचे देख लीजिए, 75 से 100 तक, 75 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 4 गो, और 68 से 75 तक हम काउंट कर लेते हैं, 68 से जो है 68 से 75 तक काउंट कर लेते हैं, क्योंकि 68 से 100 तक निकालना है, और ये जो 4 है 75 से है। तो आप देखेंगे 68 के बाद जो है 71 आपको एक अभाज्य संख्या मिलेगी, और एक 73 अभाज्य संख्या मिलेगी, मतलब 68 से 75 तक जो है 2 गो अभाज्य संख्या मिलेंगी। तो यहां पर 68 से 100 तक
68 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या हो जाएंगी? तो 4 + 2 = 6, मतलब 68 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या हो जाएंगी? 6 हो जाएगी। तो हमसे पूछा है भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या आपका हो जाएगा कहां से कहां तक? 67 और 100 के बीच, यहां पर बीच लिख लीजिएगा। 67 और 100 के बीच भाज्य संख्या कितनी हो जाएंगी? तो कुल 33 संख्याओं में से 6 अभाज्य संख्या निकाल लेंगे तो हमारा 27 क्या आ जाएगी? भाज्य संख्या। 27 दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है, ऑप्शन ए 27 कुल संख्याएं हो जाएंगी भाज्य संख्याएं, क्योंकि 67 और 101 के बीच में कुल 33 संख्याएं थी। उन 33 संख्या में जो है 6 अभाज्य संख्याएं थी, तो अभाज्य संख्या निकाल लिए हैं तो केवल बच गई है भाज्य संख्या, और भाज्य संख्या आ गया है 37 और 27। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है? सह अभाज्य की परिभाषा मैं आप सभी लोगों को बताया था कि ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिनका HCF 1 हो उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। तो आपको ऐसा युग्म खोजना है जिसका HCF 1 हो। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि ये जो है 3 से दोनों कट रही है, तो इनका HCF 1 से बड़ा है। आप देखेंगे 23 चौक को 92, ये तो 23 से कट रहा है डायरेक्ट, इनका भी HCF जो है 1 से बड़ा है। इनका देखेंगे तो यहां पर भी देखिए 5 1 6 3 9, ये भी जो है 3, मतलब 3 से कट रहा है, ऊपर भी कट रहा हुआ, 3 से कट रहा है ये, ठीक है, 3 से कट रहा है, मतलब 1 से ऊपर इसका HCF आ रहा है। और इसका देखेंगे तो ये जो है इनका HCF 1 आएगा। HCF कैसे निकालते हैं? तो जो लोग नहीं निकाल पाते हैं वो यहां पर देखें, 18 से भाग देना है 35 में, कितना बार जाएगा? एक बार। तो 18 × 18 घटा दीजिए, कितना आएगा? यहाँ पर 8 7 15, 7 बचेगा, फिर यहाँ पर 2 में से घटाएंगे 1, 17 शेष बच जाएगा, फिर उसके बाद 18 यहाँ वाला उतारिए, फिर एक बार लेकर जाइए, 17 × 1 = 17, 1 बचा शेष, फिर 1 से इस भाज्य 17 में, भाजक 17 में फिर भाग दीजिए, 1 1 = 1 कट गया, 7 उतारिए, 1 7 7, यहां पर जो है कट गया टोटल। जब ये टोटल कट गया तो हमारा जो लास्ट भाजक होता है जो काट पीट करके 0 कर देता है, तो वही हमारा क्या होता है? HCF। तो इन दोनों का HCF क्या आ गया? 1, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा, इसमें कुछ लगाने वाला चीज नहीं है कि यहां पर जो है कैलकुलेशन किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जुड़वा अभाज्य संख्या है? तो जुड़वा अभाज्य संख्या में क्या बताया था कि ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का युग्म जिनका अंतर 2 हो, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो। तो यहां पर देखेंगे अंतर तो 2 है लेकिन दोनों अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य तो है लेकिन ये भाज्य है, तो इसलिए ये वाला जो है गलत हो जाएगा हम लोगों का। यहां पर देखिए ऑप्शन बी दिख रहा है, दोनों अभाज्य भी हैं और अंतर भी 2 है। यहां पर दोनों अभाज्य हैं लेकिन अंतर 2 नहीं है, यहां पर दोनों अभाज्य हैं लेकिन अंतर 2 नहीं है, तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। इसमें भी कुछ कैलकुलेशन नहीं है, बस परिभाषा है कि मतलब ऐसी दो अभाज्य संख्याएं का युग्म जो है जिनका अंतर 2 हो, तो ऑप्शन बी दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए टाइप, अब जो है टाइप चेंज हो गया आपका। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्न टाइप डाल लीजिए और पहला प्रश्न लिखिए कि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 72 है। तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब कि 3 संख्याएं हैं जो क्रमागत रूप से हैं और उनका योगफल कितना है? 72 है। इसको लगाने के लिए मैं आप सभी लोगों को 2 तरीका बता देता हूं, यहां पर मेथड 1 कर लीजिएगा। मान लीजिए कि वो पहली संख्या जो है यक्ष है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी यक्ष प्लस 1। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? तो यक्ष प्लस 2। क्रमागत रूप से है ना, इसीलिए पहले यक्ष होगी, मान लीजिए ये 2 है तो ये 2 1 3 होगी और 2 2 वो 4 होगी, मतलब कि 2 3 4। क्रमागत करने के लिए यक्ष प्लस 1 यक्ष प्लस 2 करना पड़ा है। इन्हीं का योगफल कितना दिया है? तो इन्हीं का योगफल दिया है, इन्हीं का योगफल दिया है कितना? 72। इसको ट्रिक से भी बताएंगे लेकिन पहले इसे जान लीजिए यहाँ पर। तो इन्हीं का योगफल 72 है, तो इनका योगफल 72 के बराबर मैं कर दिया, यहाँ पर हो जाएगा 3 यक्ष बराबर 2 1 3
उधर पक्षांतर होगा, 72 में से 3 घट जाएगा, 69 आ जाएगा। काट देंगे यहाँ पर 3 से तो x बराबर आ जाएगा 3 दूना के 6, 3 त्रिके 9। मतलब पहली संख्या आ गई 23, दूसरी संख्या आ गई 24 और तीसरी संख्या आ गई 25, क्योंकि 23 में 1 जोड़ेंगे 24, 23 में 2 जोड़ेंगे 25, तो 23, 24, 25 ये वही संख्याएं हैं जिनका योगफल जो है 72 आएगा। ठीक है, तो ये 23, 24 हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका इसको लगाने का क्या है, तो इधर ध्यान दीजिए, यहां पर जो है जब भी क्रमागत संख्याओं का योगफल कहेगा तो आपको जितनी संख्या का योगफल देगा उस योगफल में जो है उस संख्या से भाग देना है। जब उस संख्या से भाग देंगे उसके योगफल में तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, बीच वाली संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, बीच वाली संख्या प्राप्त होगी। तो यहां पर देखिए भाग दीजिए, भाग देंगे जैसे ही तो क्या आएगा 24, 24 इसका मतलब बीच वाली संख्याएं हैं और टोटल 3 संख्याएं हैं, तो इसका मतलब इसके एक पहले होगी और एक इसके बाद में होगी, तभी तो ये बीच में होगा ना। तो 23, 24, 25 यही वो संख्याएं हैं। तो हमारा 23, 24, 25 यहां पर जो है आप डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 48 है, तो तीनों संख्याएं ज्ञात करें। यहां पर अच्छा याद करें हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर जो है ज्ञात करें लिख लीजिएगा। चलिए क्या कहा है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल कितना है, 48 है। इसको जो है बेसिक से नहीं लगाते हैं, उसी ट्रिक से ही लगाते हैं जो दूसरा मेथड था, सेकंड मेथड था। आपको करना क्या है, बीच वाली संख्या निकालना है। बीच वाली जब संख्या निकालना है तो आप उसके योगफल में जितनी संख्याओं का योग है उतनी संख्या से भाग दे देंगे। जैसे ही भाग देंगे तो बीच वाली संख्या आएगी। बीच वाली संख्या क्या आएगी, 16, 16 तिया 48। कहा है कि तीनों सम संख्याएं हैं जो क्रमागत रूप से हैं, तो ये बीच में है तो इसके पहले सम संख्या क्या रही होगी, 14, इसके बाद सम संख्या क्या रही होगी, 18। तो इसका मतलब हमारी वो तीनों सम संख्याएं कौन है, 14, 16, 18 जिनका योगफल 48 होगा। आपको चेक करना हो तो इन तीनों को जोड़ करके देख लीजिएगा, 48 आपका आएगा। ठीक है, चलिए तो आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल कितना है, 105। तीनों संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा है। यहां पर ध्यान रखिएगा तीनों क्रमागत हैं और विषम संख्या है। विषम संख्या है कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप जो है बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। बीच वाली संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, योगफल में जितनी संख्याओं का योगफल है उतनी संख्या से भाग देंगे और जैसे ही भाग देंगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी। कितना आएगा, 3 3 9 3 5 35, 35 105 आ गया। 35 बीच वाली संख्या है, 3 संख्याएं हैं विषम है, तो 35 के पहले विषम संख्या क्या रही होगी, 33। 35 के बाद विषम संख्या क्या आएगी, 37। इसका मतलब हमारी तीनों क्रमागत विषम संख्याएं क्या हैं, तो 33, 35, 37 यही वो तीनों क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका योगफल 105 होगा। आपका डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आप 33, 35, 37 जोड़ेंगे तो 105 आपको मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल कितना है, 205 है। तो तीनों संख्याएं हैं, तीनों संख्याएं यहां पर आपसे पूछ रहा है। बीच वाली संख्या निकालिए, बीच वाली संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसके योगफल में जितनी संख्याओं का योगफल है उतनी संख्या से भाग दे देंगे। जैसे ही भाग देंगे तो आएगा 41। अब जो है 5 संख्याएं हैं तो 2 इसके पहले होंगी और 2 इसके बाद, तो 2 इसके पहले विषम क्या रही होगी, 39 और 37। 2 इसके बाद विषम क्या आएंगी, तो 43 और 45। पूछा क्या है, तो तीनों संख्याएं, अरे 5 संख्या है तो तीनों संख्या कैसे कहा है, यहां पर जो है पांचों संख्या कर लीजिए, पांचों संख्या ज्ञात कीजिए। तो पांचों संख्या क्या होगी, यहां पर 37 आएगा, 39, 41, 43 और 45। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। यही वो क्रमागत विषम रूप से पांचों संख्याएं हैं जिनका योगफल 205 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चार क्रमागत सम संख्या, यहां पर पूछ क्या रहा है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। सम संख्याओं का योगफल कितना है, 140 है, तो सबसे छोटी सम संख्या पूछा है। मतलब कि जो चार क्रमागत सम संख्याएं हैं जिनका योगफल 140 है, तो उसमें से छोटी संख्या पूछा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बीच वाली संख्या निकालेंगे। बीच वाली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, उनके योगफल में जितनी संख्याओं का योगफल है उससे क्या करेंगे, भाग देंगे। जैसे ही भाग देंगे तो बीच वाली संख्या आएगी। क्या आएगा, 4 तिहाई 12, 4 पचे 20, आ गया 35। देखिए आप कहेंगे ये तो बीच वाली संख्या विषम आ गया, वो तो सम संख्या कह रहा है। तो विषम इसलिए आया है क्योंकि यहां पर हमारी चार संख्याएं हैं, और चार संख्याएं हैं तभी तो ये बीच में रहेगा। तो दो इसके पहले सम संख्या और दो इसके बाद सम संख्या आएगी। तो दो इसके पहले 34 और 32 रही होगी, और दो इसके बाद में 36 और 38 आएगी। तो क्या कहा है, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी सम संख्या आपका 32 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर। यही जो है 32 सबसे छोटी सम संख्या है। और यही 32, 34, 36, 38 वो चारों सम संख्याएं हैं क्रमागत रूप से जिनका योगफल 140 आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल। 6 क्रमागत विषम संख्या कहा है, उनका योगफल 300 दिया है। तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का अंतर पूछ रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब बीच वाली संख्या निकालेंगे। बीच वाली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, तो योगफल 300 में जितनी संख्याएं हैं उससे भाग देंगे, तो बीच वाली संख्या प्राप्त होगी 50। विषम संख्याएं हैं तो ये सम संख्या इसलिए आया है क्योंकि यहां पर जो है सम संख्या के रूप में, मतलब 6 गो जो संख्या है, 6 गो संख्या है, इसलिए इसके पहले 3 संख्या हो और इसके बाद 3 संख्या हो, इसीलिए सम के रूप में आया है। ठीक है, 50। तो 3 इसके पहले विषम क्या रही होगी, 49, 47, 45। 50 के बाद 3 विषम संख्या क्या आएगी, 51, 53 और 55। क्या कहा है, सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का अंतर। तो सबसे छोटी 45 है, सबसे बड़ी 55 है। तो 55 माइनस 45 बराबर 10 आपका उत्तर हो जाएगा। सबसे बड़ी सम संख्या इसमें 55 थी और सबसे छोटी 45, दोनों का अंतर 10 आएगा। यही वो 6 विषम संख्याएं हैं क्रमागत रूप से जिनका योगफल जो है 300 आएगा। आप जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद जो है दोस्तों योगफल पर आधारित प्रश्न, चलिए इसे भी देख लेते हैं। यहां पर कह रहा है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। एक चीज यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, आप यहां पर नोट लिख लीजिए। सबसे पहले आपको मैं यहां पर नोट लिखा दूं कि अगर आपसे पूछे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो आप यहां पर फार्मूला याद कर लीजिएगा, n कोष्टक में n+1/2। तो इस फार्मूले पर अगर इस सवाल को लगाएंगे तो लग जाएगा, लेकिन ये फार्मूला सिर्फ प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के लिए ही लगता है। लेकिन जब प्रथम n न कह करके कहीं बीच से पूछ लेता है, कहीं इधर उधर कर देता है, तो ये जो फार्मूला है नहीं लागू वहां पर हो पाता है। तो इसलिए मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूं कि उससे आप जो है कितना हो भी तरीके से घुमा करके पूछे, उस पर बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। और वो क्या है, आपको योग जब भी पूछे तो योग बराबर जो है औसत गुणे पदों की संख्या, जब करेंगे तो आपका योगफल आ जाएगा। तो औसत कैसे निकलता है, तो औसत के लिए यहां पर आप फार्मूला रख सकते हैं। औसत के लिए पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2 करेंगे तो औसत आ जाएगा। और पदों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं कि 1 से 10 तक कुल कितनी पदों की संख्या है, 10 है।
ठीक है, वो मैं बीच में भी बता दूंगा जब बीच से इधर उधर से पूछेगा तो कि पदों की संख्या कैसे निकालना है। औसत का फार्मूला बस यहाँ पर याद रखिएगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2। जब इस औसत में पदों की संख्या से गुणा करेंगे तो योगफल निकल जाएगा। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, इसको भी याद कर लीजिएगा, काम करेगा। चलिए तो इसको हम फार्मूले पर हम लोग लगाएं तो पहला मेथड अगर करके लगाएं फार्मूले पर तो n का मान कितना है 20 है दोस्तों। तो 20 कोष्टक में 20 प्लस 1 बट्टे 2 करेंगे, यहाँ पर 10 बार में कटेगा, 21 दहा में कितना आ जाएगा 210। 210 कहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। सेकंड मेथड से करना है तो औसत निकालिए। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे तो योग बराबर, योगफल निकालना है ना, योग बराबर क्या करेंगे यहाँ पर पहले औसत, औसत के लिए पहली संख्या तो प्रथम 20 कहा है मतलब 1 से 20 तक, तो पहली संख्या 1 मिलेगी, अंतिम संख्या 20 मिलेगी बट्टे 2, ये हो गया औसत। पदों की संख्या क्या होगी तो प्रथम 20 का है, 1 से 20 तक कहा है तो पदों की संख्या 20 ही होगी। यहाँ पर जो है 20 को काटिए, कट जाएगा 20 1 21, 21 दहा में कितना आ जाएगा 210। तो इससे भी जो है आपका निकल जाएगा। देखिए यही चीज यहां पर लिखा गया है, लेकिन ये जो है जब सवाल आपको घुमा करके पूछता है, जब कभी कह देता है कि आप 100 से 300 के बीच सभी सम संख्याओं का योगफल निकालिए, तब जो है इसके लिए ये वहां पर जो है ये लागू नहीं होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये दोनों चीज जो है आप याद रखिएगा, ठीक है। औसत और योग के लिए औसत गुणे पदों की संख्या, ये उतार लीजिए। और इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों कि एक पुस्तक में 100 पेज हैं, इस पुस्तक के पेज संख्याओं का योगफल क्या है। यहां पर योगफल पूछा है तो 1 से मतलब कि एक पुस्तक में 100 पेज हैं, इसके कहने का मतलब है कि 1 से 100 तक पेज संख्याओं का योगफल, कहने का मतलब 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल। तो आप फार्मूले पर भी रख सकते हैं, औसत पर भी रख सकते हैं। तो औसत पर ही हम लोग बार बार रख रहे हैं क्योंकि जो है कि उसी का प्रयोग हम लोग आगे भी करेंगे। तो पहली संख्या 1, अंतिम संख्या 100। अगर 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल निकालना है तो पहली संख्या 1 मिलेगी, अंतिम संख्या 100 मिलेगी, बट्टे 2 औसत हो गया। अब पदों की संख्या 100, क्योंकि 1 से 100 तक लेंगे तो 100 होगा। यहां पर देखिए काट दीजिए, कितना बार में कर गया 50 बार में। 101 का गुणा जब 50 से करेंगे मतलब कि 101 गुणे जब आप 50 करेंगे, ये गुणा है तो 50 एक कम 50, फिर इसके बाद जो है 50 एक कम 50 मतलब कि 5050 आपका योगफल आएगा 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल। अगला प्रश्न क्या है, 20 पन्नों वाली एक पुस्तक के पेज संख्याओं का योगफल। यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों, पेज संख्याओं का योगफल पूछा है और यहां पर 20 पन्नों वाली पुस्तक दिया है। मतलब कि यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक पन्ना, यहां पर पन्ना दिया है, वहां पर पेज पूछ रहा है। तो एक पन्ना में कितना पेज होता है 2 पेज होता है। एक पन्ना में कितना पेज होता है 2 पेज होता है। तो 20 पन्ना में कितना पेज होगा 40 पेज होगा। इसका मतलब कि हमको जो है 40 पेज संख्याओं का योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए जब 40 पेज हैं तो 40 पेज का मतलब 1 से लेकर के 40 तक संख्याओं का योग। तो पहली संख्या 1 मिलेगी, अंतिम संख्या 40 मिलेगी, बट्टे 2 गुणे पदों की संख्या 1 से 40 तक लेंगे तो 40। अब इसके बाद इसको काटेंगे, 20 बार में कटेगा, 40 एक 41, 41 का गुणा जब 20 में करेंगे तो 41 गुना के 82, 1 जीरो लग जाएगा, 820 आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है 2 अंकों से बनी सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब यहां पर जो है देख रहे हैं 2 अंकों से बनी कह रहा है, मतलब कि आपसे कह रहा है 10 से लेकर के 99 तक की संख्याओं का योगफल, मतलब 1 से 9 तक की संख्याओं का योगफल छोड़ देना है। तो यदि आप उस n कोष्टक में n+1/2 पर लगाते तो वहां पर आप पहले 1 से 99 तक निकालते, फिर 1 से 9 तक निकालते, फिर घटाते तो आता। इसीलिए जो है मैं औसत वाला आपको लिखाया हूं। औसत वाला मैं क्या लिखाया हूं क्योंकि आप यहां से डायरेक्ट निकालेंगे, योगफल निकालना है। तो आपको पता है कि 2 अंकों से बनी सबसे पहली संख्या 10 मिलेगी और अंतिम संख्या 99 मिलेगी, और बट्टे में 2 कर देंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2 करेंगे तो औसत होगा। और पदों की संख्या जब निकालना हो, पदों की संख्या जब निकालना हो तो एक चीज यहां पर जो है ध्यान दीजिएगा, पदों की संख्या निकालते समय जहां तक कहे उसमें से और जहां तक ना कहे
उतना घटा लेंगे तो आपके पदों की संख्या आ जाएगी। 99 तक कहा था, 99 में से 9 तक नहीं कहा था, 9 घटाएंगे तो कितना पदों की संख्या आ जाएगी? 90। अब इसको हल कर दीजिए, ये 45 बार में कट जाएगा, गुणा करेंगे 109 गुणे 45, गुणा कीजिए कितना आएगा? 109 में 45 का गुणा करेंगे यहां पर दोस्तों तो आ जाएगा 5 9 45, 5 1 5, 4 9 36, 4 1 4, 5 6 4 10, 5 3 8 1 9 और ये हो जाएगा 4, 4905 मतलब 4905 आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्या है? 25 और 50 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? हाँ, यहां पर देखिए क्या कहा है, 25 और 50 के बीच कहा है, 25 और 50 के बीच औसत पर निकालिए, बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। देखिए 25 और 50 के बीच कहा है तो कहां से कहां तक कहा है? 26 से 49 तक। तो पहली संख्या क्या मिलेगी? 26। अंतिम संख्या क्या मिलेगी? 49 बट्टे में 2। 25 और 50 के बीच कहा है तो 26 से 49 तक कहने का मतलब है। तो पहली संख्या 26 हो जाएगी, अंतिम संख्या 49 हो जाएगी बट्टे 2। ये हो गया औसत। पदों की संख्या निकालना है तो मैंने क्या कहा, पदों की संख्या निकालते समय जहां तक कहा है उसमें से जहां तक नहीं कहा है, मतलब 25 तक नहीं कहा था, 25 घटा लेंगे तो आपके पदों की संख्या आ जाएगी। कितना आ जाएगा? 24। तो पदों की संख्या 24 हो गई, 24 से गुणा कर दीजिए, ये 12 बार में कट जाएगा। इसको जोड़ेंगे 9 6 15 को 5 4 2 6 6 1 7 मतलब 75 गुणे 12 जब करेंगे 12 25 60 12 से 84 6 90 अर्थात 900 आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला यहां पर कह रहा है कि दोस्तों 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस 24 प्लस 25 फिर उसके बाद 24 फिर 23 इस तरह से घटते जा रहा है। मतलब कि 1 से 24 तक यहां पर लिखा है, फिर 24 से 1 तक लिखा है और एक बीच में 25 लिख दिया है। तो हम यहां पर लगाने के लिए इसको क्या करेंगे, पहले 1 से 24 तक निकाल लेते हैं, फिर उसका दोगुना कर देंगे, क्योंकि 2 बार निकालना है तो 2 बार नहीं निकालेंगे, एक बार निकाल करके दोगुना कर देंगे तो दोनों बार का हो जाएगा और फिर उसके बाद 25 जोड़ लेंगे तो आपका योगफल आ जाएगा। तो यहां पर योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 से 24 तक तो पहली संख्या 1 रखिए, अंतिम संख्या 24 रखिए, 24 तक निकालना है तो और बट्टे में 2 कर दीजिए, पदों की संख्या 24 कर दीजिए, आ जाएगा ये 12 बार में, ये 25 हो जाएगा, 25 बरहियम कितना होगा? 300, 25 बरहियम 300। अब 300 का दोगुना, ये तो यहां से यहां तक का 300 हो गया और यहां से यहां तक का 300 हो गया, तो कुल टोटल योग कितना हो जाएगा? तो कुल योग हो जाएगा आपका, कुल योग हो जाएगा 300 प्लस 300 और प्लस ये 25 छूट गया है 25, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 625 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्या है? 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4। अच्छा, यहां पर किया क्या है कि विषम संख्याओं को धनात्मक के रूप में लिखा है और सम संख्याओं को ऋणात्मक के रूप में लिखा है। मतलब कि यहां पर विषम संख्या प्लस के रूप में है, मतलब इनको जोड़ रहा है, और सम संख्याओं को घटा रहा है। सम संख्याओं को क्या कह रहा है? घटा रहा है। और कहां से कहां तक है? 1 से लेकर के 50 तक। तो आपको पता होगा कि 1 से 50 तक अगर है तो उसमें 25 सम संख्याएं होंगी और 25 विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, तो यहां पर जो है आप पहले यहां पर ऐसे बेसिक से पहले बता देते हैं, फिर इसका शॉर्टकट बता देंगे कि यहां पर पहले आप विषम संख्याओं का योग निकालिए, विषम संख्या का योग निकालिए। विषम संख्या का योग जब निकालेंगे तो आपका आएगा, पहली संख्या 1 मिलेगी, अंतिम संख्या 49 मिलेगी, अब बट्टे में 2 औसत हो गया। पदों की संख्या 1 से 50 तक में पदों की संख्या विषम वाली 25 होगी, 25 टे सम होता है, 25 टे विषम, तो पदों की संख्या 25 हो गई। और फिर इसके बाद जब इसको काटेंगे 49 1 50 मतलब ये 25 बार में कट जाएगा, 25 प्रतिशत कितना आ जाएगा? 625। 625 विषम संख्याओं का योगफल आ गया। फिर सम संख्याओं का योगफल निकाल लीजिए, सम संख्याओं का योग निकाल लीजिए और फिर दोनों का क्या करेंगे? अंतर कर देंगे। क्यों अंतर करेंगे? क्योंकि माइनस वाली संख्याएं कितनी बार है? 25 बार। तो 25 बार जो है, जब माइनस विषम बार हो तो माइनस के साथ ही जुड़ते रहते हैं वो। ठीक है, जैसे -1
प्लस -10 -8, अगर मैं इस तरह से करूं तो ये माइनस माइनस के साथ क्या होगा, जुटेगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 11, फिर कितना हो जाएगा -8, तो माइनस माइनस के साथ फिर जुटेगा, तो -11 8 कितना हो जाएगा -19, मतलब कि दो माइनस जब मिलता है तो माइनस के साथ जुटता है, तो 25 माइनस मिलेगा तो माइनस के साथ क्या होगा, जुटेगा, तो जुटेगा, इसका मतलब 2 से लेकर के 50 तक जितनी सम संख्याएं हैं उनका योग निकालना है, तो उनका योग निकालेंगे तो +2 +50 बट्टे 2, अंतिम संख्या 50 और पहली संख्या 2, और बट्टे में गुणे में पदों की संख्या कितनी होगी 25, 25 सम संख्याएं होंगी, काट दीजिए यहाँ पर, इसको काटेंगे 26 बार में कटेगा, जब इसका गुणा करेंगे तो आएगा 650, कितना आएगा 650, और ये माइनस के साथ आएगा क्योंकि ये माइनस में था, ठीक है। अब करना क्या है, अब आपको पता है कि बड़ी वाली संख्या माइनस में दिख रही है और छोटी वाली संख्या प्लस में दिख रही है, तो माइनस 650 में से जब आप प्लस 625 घटाएंगे तो आपका उत्तर आएगा -25, आपका उत्तर आएगा -25, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन एक चीज, हाँ इसमें कुछ आपको बताने वाले थे ना, शॉर्ट बताने वाले थे। शॉर्ट क्या है कि जब भी इस तरह से दे, अगर आपसे कह देना कि +1 -2 +3 -4 डैट डैट डैट, इस तरह से +29 -30, अगर इस तरह से कहे तो 1 से 30 तक सम संख्याओं को माइनस के रूप में लिखा है, विषम संख्याओं को प्लस के रूप में लिखा है, तो जब भी इस तरह से कहता है ना तो 1 से 30, 30 का आधा क्या होगा 15, तो डायरेक्ट आप जो है 30 का आधा कीजिए और उसके साथ माइनस लगा दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 से 50 तक कहा था, 50 का आधा 25 होगा, तो -25 आपका आंसर। अगर 1 से 30 तक कह देता तो 30 का आधा 15, तो -15 आपका उत्तर हो जाएगा। यही इसमें शॉर्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 के पहाड़े का योगफल ज्ञात कीजिए। 16 के पहाड़े का योगफल मतलब 16 1 कम 16, 16 दूना के 32, मतलब कि 16 32 48 64, इनका जो है योगफल पूछ रहा है 16 के पहाड़े का। तो 16 के पहाड़े में 10 बार पढ़ेंगे 16 का पहाड़ा तो पहली संख्या 16 मिलेगी, अंतिम संख्या 160 मिलेगी, बट्टे 2 पदों की संख्या आप गुणा कर देंगे, योग आ जाएगा। ये औसत हो गया, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2, पदों की संख्या हो गई 10, ठीक है, पदों की संख्या हो गई 10। तो यहाँ पर पहली संख्या 16 और अंतिम संख्या 160, 16 दहा में 160, 10 बार मैं काउंट किया तो 10 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर देखिए, अच्छा पहले इसको काटते हैं, 10 का गुणा आसान हो जाएगा। यहाँ पर जब इसको काटेंगे तो ये कितना होगा दोस्तों 176 होगा क्या, हाँ 176 को काटेंगे यहाँ पर जब इनको जोड़ करके जो है तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 88 का गुणा करेंगे 880 आपका आंसर आ जाएगा, 880 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको हटाते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको मत काटिए, ठीक है, इसको नहीं काटिए, ये जो है ऊपर वाला काटिएगा, ये 176 काटिएगा, ठीक है, क्योंकि इनको जोड़ने पर 176 आया, 176 को 2 से काटा गया है तो 88 आ गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, 100 तथा 400 के मध्य सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है, क्या कहा, 100 तथा 400 के मध्य सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है, जो 13 से क्या है विभाज्य है, 13 से क्या है विभाज्य है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में करते क्या है कि ऑप्शन चेक कीजिए कि 13 से विभाज्य कौन है। हो सकता है कि एक ही कोई ऑप्शन हो जो 13 से विभाज्य हो, तो हमको 100 से 400 के मध्य प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना ही नहीं पड़ेगा। तो 13 से यहाँ पर देखिए चेक करेंगे तो 13 चौको 52, 4 बचेगा, 13 तिया 39, 8 बचेगा, 9 बचेगा, 13 91, ये दोस्तों 13 से कट रहा है तो ये आपका उत्तर हो सकता है। इसको काटेंगे तो यहाँ पर 13 चौको 52, 1 बचेगा, 13 कम 13 और 4 बच गया, नहीं कटा, तो ये तो उत्तर होगा ही नहीं। इसको चेक करते हैं, 13 चौको 52, 2 बचा, 13 1 कम 13, 10 बचेगा, 13 बटे 104। दोस्तों यहाँ पर मामला अब फंस गया क्योंकि सी भी कट रहा है 13 से, ए भी कट रहा है 13 से, तो या तो ए हो सकता है या तो सी हो सकता है। तो अब हमको योगफल निकालना पड़ेगा। मैं सोचा हूं कटेगा नहीं, तो हमारा यही ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
तो अब हमको निकालना पड़ेगा, तो इसको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, नहीं तो इसको भी चेक कर लीजिए। 13 चौको 52, कितना बचेगा 5 बचेगा, 56 हो जाएगा। 13 चौको 52, 4 बचेगा 41 हो गया। 41 13 से कटेगा नहीं, मतलब कि ये वाला भी नहीं 13 से कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। मतलब आपका या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा। कैसे निकालते हैं यहाँ पर, क्या करना है यहाँ पर, कह रहा है 13 से विभाज्य हो उन संख्याओं का योग निकालना है, और कहां से किसके किसके मध्य, 100 और 400 के मध्य। तो 100 और 400 के मध्य, 100 से और 400 के मध्य जब आप जाएंगे तो पहली 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या मिलेगी, 13/104। 13/104 मतलब कि सबसे छोटी, मतलब पहली 13 से विभाज्य 100 400 के मध्य 104 संख्या मिलेगी। अंतिम संख्या क्या मिलेगी, तो आप देखेंगे 400 है ना, तो 390, 13 मतलब 390 जो है 13 से कटेगा, तो अंतिम 13 से विभाजित होने वाली संख्या क्या मिली, 390। बट्टे में 2 कर देंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2, औसत आ गया। पदों की संख्या से गुणा करना है। आप कहेंगे कि 100 और 400 के मध्य पदों की संख्या निकालना तो आसान नहीं है, तो आसान है। मैं आपको पदों की संख्या निकालने के लिए क्या बताया, जहां तक कहा है, कहां तक कहा है, 399 तक, क्योंकि 400 के मध्य कहा है ना, 400 नहीं आएगा उसमें, 399 तक। और फिर इसके बाद जहां तक नहीं कहा है, कहां तक नहीं कहा है, 100 तक, तो 100 क्या करेंगे, घटा लेंगे। जहां तक कहता है उसमें से, और जहां तक नहीं कहता है उतना जब घटाते हैं तो क्या आता है, पदों की संख्या। क्या आता है, पदों की संख्या, पदों की संख्या आता है। ठीक है, तो पदों की संख्या हो गई दोस्तों 299। अब यहां पर जो है इसको देखिए, जोड़िए और काटिए। यहाँ पर 104 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 1 400, 494 बट्टे 2 गुड़े 299। इसको जब काटेंगे 2 दूना के 4, और फिर 2 चौको 8, 2 सते 14। ठीक है, सही कहते हैं, 2 दूना के 4, 2 चौको 8, 2 सते 14, 7 9 63। इकाई अंक 3 आ रहा है, लेकिन इकाई अंक तो 3 है, ये नहीं है, कहां गलत हो रहा है। 1 मिनट रुकिए आप लोग। जो है 100 तथा 400 के मध्य सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है, जो 13 से विभाज्य है। पहली संख्या 104 मिलेगी, अंतिम संख्या 390 मिलेगी, और 2 से काट लिए हम लोग, जो है औसत हो गया। औसत जोड़ेंगे 90 4 94, 3 1 494, 2 से भाग देंगे, 2 दूना के 4, 2 चौको 8, 1 हासिल बचेगा, 2 सते 14। कुछ गलत हो रहा है क्या, सही तो है, 13/104। ठीक है, 2 से 14। यहां पर क्या है, यहां पर जो है 399 तक कहा है, 100 तथा 400 के मध्य का है, मतलब 100 तक नहीं कहा है, 100 घटा देंगे, 299। इकाई अंक, जैसे इसका गुणा हम लोग का गुणनफल करेंगे तो 9 से 63 आएगा, और 63 में इकाई अंक 3 है, और इसमें जो है 3 है, ये नहीं है, दिख ही नहीं रहा है। चलिए कहाँ गलती हो रहा है, 1 मिनट। 13 से विभाज्य है, 13 से 91, 13/104, 104 पहली संख्या हो गई, 390 अंतिम संख्या हो गई, 3 1 494 बटे 2, 2 दूना के 4, 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक, 2 चौको, ठीक है, हाँ सही तो है, 2 चौको 8 हो गया, 1 हासिल बचा। कहाँ गलती हो रहा है, चलिए समझ नहीं आ रहा है कहाँ गलती हो रही है, लेकिन निकलेगा दोस्तों ऐसे ही, जो है पहली संख्या 104, अंतिम संख्या 390 होगी। ठीक है, क्योंकि यही कटेगा, इससे ऊपर जाएंगे तो 403 हो जाएगा हम लोगों का, इससे ऊपर कटने वाली संख्या 403 होगी। ठीक है, 13 3 39, 13 1 कम 13, और 400 से ऊपर नहीं जाना है, उसके मध्य आना है। जब उसके मध्य आना है तो हमको जो है यहाँ पर घटाना पड़ेगा, मतलब अंतिम संख्या 390 ही लेना पड़ेगा। 2 से काटेंगे
तो यहाँ पर 3 1 494 हो जाएगा, 494 काटेंगे, 2 दूना के 4, 2 चौको 8, 2 7 14, 7 9 63, इकाई अंक 3 आ रहा है, जबकि ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। क्या हो सकता है, कहाँ गलती हो रही है? चलिए छोड़िए, इसको जान दीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 301 से 501 तक की ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं, उनका कुल योग क्या है। यहां पर 7 से विभाज्य कहा है, किसे कहा है, 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य कहा है। तो यहां पर सबसे पहले 7 से विभाज्य चेक कर लीजिए, हो सकता है कि एक ही कोई ऑप्शन हो जो 7 से विभाज्य हो रहा हो, तो योगफल निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए यहां पर देखिए, 7 एक कम 7, 4 हो गया, 7 6 42, ठीक है, ये कट रहा है, ये आपका उत्तर हो सकता है। इसको काटेंगे, 7 एक कम 7, 5 बचा, 7 7 49, 6 हो गया, और फिर इसके बाद जो है 7 9 63, 4 बचा 41, नहीं कटेगा, ये हो नहीं सकता। 7 गुना के 14, 1 बचेगा, 7 कम 7 4 बचेगा, 47 जाएगा, 7 46, 5 बचेगा, ये भी नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, 7 एक कम 7, 4 बचेगा, और 7 6 42, 3 हो गया, फिर 37 हो जाएगा, 7 5 35, 2 7 3 21, मतलब ये भी हो सकता है दोस्तों। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों हो सकते हैं। अब यहाँ पर हमें जो है योगफल निकालना पड़ेगा 301 से 501 तक, उसमें नहीं आया था, लेकिन देखिए इसमें हो सकता है जो हम लोग लगा रहे थे वो आ जाए, उसमें हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा होगा, इसीलिए उसमें नहीं आया है, कहीं ध्यान नहीं चल रहा है कि कहाँ गलती हो रही है। इसे देखिए, इसे अगर ये लग जाता है तो आप उसे जाकर के जो है लगाइएगा जरूर, ठीक है, खुद से उसको लगाने का प्रयास कीजिएगा, अगर ये लग जाता है तो। चलिए यहाँ पर 301 से 501 28 7 त्रिके 21 हो रहा है, तो पहली संख्या हो जाएगी 301, और अंतिम संख्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिए 501 7 से विभाजित हो रहा है, 7 7 49, और 1 बच जाएगा, 7 1 कम 7, 4 शेष फल बच रहा है दोस्तों, तो 4 इसमें से घटा देंगे, इसका मतलब 497, ये 7 से विभाजित होगा अंतिम वाली संख्या। अब बटे में 2 कर देंगे, औसत हो जाएगा। पदों की संख्या से गुणा करना है, तो कहां तक कहा है, आपसे कहा है 400, कितना कहा है, 501 तक कहा है ना, ठीक है, 501 तक कहा है, तो यहां पर जो है 501 में से 501 में से पदों की संख्या हमको घटाना है। 1 मिनट, पदों की संख्या, अच्छा यहां पर जो है हम लोग पदों की संख्या जो है गलत निकाल रहे हैं, इसीलिए जो है गलत आ रहा है। आप समझ में याद आ गया कि गलती क्या हो रही थी। गलती ये हो रही है दोस्तों कि हम जो है पूरा टोटल 299 वहां पर निकाल दिया था, जबकि पदों की संख्या हमारी 7 से विभाज्य वाली निकालना है, 7 से विभाज्य वाली वही चीज। अच्छा इस प्रश्न को छोड़ते हैं, वहां पर जो गलती हो रही थी यहाँ पर हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या हो रहा था। यहाँ पर जो पदों की संख्या हम लोग 299 लिखे है ना, गलती यही हो रही थी, पदों की संख्या 299 नहीं होगी, पदों की संख्या जो है 299 नहीं होगी, ये तो टोटल संख्या होगी ना। हमको करना क्या है, 13 से विभाज्य पदों की संख्या निकालना है ना, तो आप क्या कीजिएगा 400 में, अच्छा उसके मध्य कहा है, तो 300 में 399 में क्या कीजिए, 399 में 13 से भाग दीजिए, जैसे ही 13 से भाग देंगे, 13 तिया 39, कितना बार गया, 30 बार, मतलब कि ये 1 से लेकर के 399 तक 13 से विभाजित होने वाली कुल 30 संख्याएं होंगी, ठीक है। तो 30 संख्या 1 से लेकर के, लेकिन ये 100 से कहा है, तो अब 100 के मध्य कहा है ना, तो 100 में एक बार भाग देते हैं, जब 100 में एक बार 13 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 13 सते 91, मतलब कि 1 से 399 तक 13 से विभाजित होने वाली कुल पदों की संख्या 30 है, और 1 से 100 तक 13 से विभाजित होने वाली कुल पदों की संख्या 7 है, तो 1 से 100 तक का घटा लेंगे तो 23 पदों की संख्या आएगी, कितना आएगा, 23, तो इसके स्थान पर क्या होना चाहिए,
23 होना चाहिए। और जब 23 होगा दोस्तों तो यहाँ पर देखिए 7 त्रिके 21, इकाई अंक का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7 त्रिके 21। तो जिसका गुणनफल करेंगे तो इकाई अंक आप देख रहे हैं सिर्फ ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो 5681 आपका उत्तर हो जाएगा पिछले वाले प्रश्न का। इसका जो है उतार लीजिए, ये जो हुआ है सब इसको मैं हटा देता हूं, ये सब ये रहने देते हैं, ये पदों की संख्या हम लोग निकाले हैं ना, ये हटाते हैं। एक मिनट, चलिए इसी तरह से यहां पर जो है हम लोग अगला प्रश्न भी लगाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो 7 से इसमें भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो 7 सते 49 और 7 एकम 7, मतलब कि 1 से लेकर के 501 तक 7 से विभाजित होने वाली पदों की संख्या 71 है। लेकिन ये हमसे 301 से कहा है, मतलब 300 तक नहीं कहा है, जहां तक नहीं कहा है उसमें फिर 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा 7 चौक 28 और फिर इसके बाद जो है 7 गुना के 14। 1 से 300 तक 7 से विभाजित होने वाली पदों की संख्या 42 है, तो 1 से 300 तक का घटा देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 6 में से जाएगा 29 आएगा दोस्तों पदों की संख्या। तो पदों की संख्या 29 गुणा कर दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर जोड़िए 7 1 8 और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर 9 हो जाएगा और 4 3 7/2 गुणे 29, इसको काटिए 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 9 18, 2 9 18, 399 में कटेगा। इकाई अंक का गुणा करके चेक कर लीजिए, 99 81, इकाई अंक क्या रहा है 1, इकाई अंक 1 आ रहा है तो इसका इकाई अंक मतलब दो ही ऑप्शन सही हो रहा था, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, तो इकाई अंक 1 ऑप्शन डी का है तो ऑप्शन डी सही होगा, मतलब इसका गुणनफल आपका 11571 आएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। पदों की संख्या निकालने के लिए जब 7 से विभाजित कितनी संख्याएं हो रही हैं इसको निकालना हो तो जहां तक कहे उसमें भाग देंगे, जहां तक नहीं कहे उसमें भाग देंगे। आप फिर दोनों को घटा लेंगे तो 7 से विभाजित होने वाले उनके बीच की पदों की संख्या आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कहा है और कितनी 20 सम प्राकृतिक संख्या, तो 20 गो सम प्राकृतिक संख्या चाहिए तो हमें 1 से लेकर के 2 से लेकर के 1 से लेकर के 40 तक, मतलब 1 से लेकर के 40 तक लेना पड़ेगा, अर्थात 2 से लेकर के जो है 2 से 40 तक निकालेंगे तो 20 को सम संख्या मिलेगी, क्योंकि 20 सम हो जाएगी तो 20 विषम हो जाएगी, तो 20 को सम संख्या चाहिए तो हमको 2 से 40 तक निकालना पड़ेगा, तो 2 से 40 तक निकालेंगे तो 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग आ जाएगा। पहली संख्या 2, अंतिम संख्या 40/2, अब पदों की संख्या 20 तो दिया ही है और वैसे भी 2 से 40 तक 20 को सम संख्या होंगे, अर्थात पदों की संख्या इतना हो जाएगा। काट देंगे 10 बार में कटेगा, 40 2 42 में 10 का गुणा करेंगे 420 आपका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। 420 दिया है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, सीता 72 से कम सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग करना शुरू करती है तो उसे क्या परिणाम प्राप्त होता है। यहां पर जो सम लिखा है दोस्तों यहाँ पर गलती हुआ है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको विषम करना है। क्या करना है, विषम कर लेना है, यहाँ पर आप जो है विषम कर लीजिएगा, ठीक ना, सम के स्थान पर विषम कर लीजिएगा, ठीक है, विषम। अब इसके बाद इसको लगाइए, क्या कह रहा है, सीता 72 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। 72 से कम विषम प्राकृतिक संख्या का योग पूछा है तो क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहली संख्या 1 विषम मिलेगी, अंतिम विषम संख्या 71 मिलेगी, क्योंकि 72 से कम लेना है तो अंतिम विषम संख्या 71 हो गई बटे 2, ये हो गया पदों की, ये हो गया औसत। पदों की संख्या से गुणा कर दीजिए, पदों की संख्या से गुणा करेंगे तो आपको पता है 1 से 72 तक में 36 विषम संख्या मिलेगी और 36 सम संख्या, तो 1 से 71 तक कितनी विषम संख्या हो गई, पदों की संख्या 36, 36 का गुणा कर दीजिए। यहाँ पर 2 से कटेगा 18 बार में 71 1 72 हो जाएगा, 72 का गुणा करेंगे 18 बार में, तो यहाँ पर देखिए 8 चौक 8 गुना के 16, इकाई अंक 6, अच्छा 6 तो सभी में दिख रहा है यहाँ पर। चलिए 18 गुना के 36 और 18 सते जो है 18 सते 1 मिनट 18 × 90 18 सते 100, 1 मिनट दिमाग पर नहीं चल रहा है। 18 गुना के 36 को 6 हासिल 3,
18 पचे 90, 18 छक्का 108, 18 सते 126, 3 129, 1296। कितना आएगा? 1296, 1296। अच्छा ये तो 1196 है, ये गलत है। 1296 ऑप्शन बी, 1296 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 20 और गुणनफल 91 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है, मतलब दो संख्याएं हैं x और y, ये जो है दो संख्याएं, इनका योगफल 20 है और गुणनफल 91 है। तो इनके व्युत्क्रमों का जो है, इनके व्युत्क्रमों का क्या पूछा है? योगफल। इसको हल करेंगे तो x प्लस वाई बटे क्या बनेगा? एक्स वाई। और जैसे ही एक्स वाई बनेगा तो x प्लस वाई का मान 20 है और एक्स वाई का मान 91 है। तो 20 बटे 91 इनके व्युत्क्रमों का योगफल आएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी आपसे योगफल दिया हो और गुणनफल दिया हो दोनों संख्याओं का, और व्युत्क्रम का योगफल पूछे तो योगफल बटे गुणनफल कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे आप अगले प्रश्न में यहां पर देखिए क्या कहा है, दो संख्याओं का योग 11 है तथा गुणनफल 18 है, तो व्युत्क्रमों का जो है योग ज्ञात कीजिए। तो क्या आपका उत्तर हो जाएगा? डायरेक्ट आपका उत्तर हो जाएगा योग बटे योगफल बटे गुणनफल, योगफल बटे गुणनफल आपका डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा व्युत्क्रमों का। तो योगफल बटे गुणनफल क्या आएगा? 11 बटे 18, 11 बटे 18 ऑप्शन डी दिख रहा है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? यदि दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1 बटे 2 है, तो ये संख्याएं होंगी। कह रहा है दो संख्याएं हैं जिनका योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग जो है 1 बटे 2 है, तो वे संख्याएं होंगे, और वे संख्याएं ऑप्शन में दिया है। तो आप देख रहे हैं 8 1 9, 7 2 9, 6 3 9 और 5 4 9, मतलब कि योगफल सभी का 9 आ रहा है, लेकिन देखा जाए उनके व्युत्क्रमों का जो योग होता है उसका जो व्युत्क्रमों का योग जो है 1 बटे 2 आ रहा है क्या? तो व्युत्क्रमों का योग क्या होता है? व्युत्क्रमों का योग क्या होता है? तो योगफल बटे योग, यहां पर ग है, योगफल बटे गुणनफल, योगफल बटे गुणनफल। अब देखिए इस पर जब आप सभी ऑप्शन को रख करके चेक करेंगे तो 8 1 9 योगफल होगा 9, गुणनफल होगा 8, तो इसको रखेंगे तो क्या आएगा? 9 बटे 8, तो ये होगा नहीं। जब इसको रखेंगे तो क्या आएगा? 7 2 9 और 7 दूना के 14, मतलब योगफल बटे ये गुणनफल करेंगे तो इसका क्या आएगा? 7 दूना के 14, मतलब कि 9 बटे 14, 9 बटे 14 को काटेंगे, 9 बटे 14 को, तो वो जो है 9 बटे 14 को काटेंगे तो 1 बटे 2 नहीं आएगा। जब इसको लेंगे 6 3 9, कितना लेंगे? 3 प्लस 6 और 3 गुणे 6, तो आएगा 9 बटे 18, और इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1 बटे 2। इसका मतलब ऑप्शन सी है जिसके व्युत्क्रमों का योगफल जो है 1 बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों की गणना कीजिए, वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। यहां पर वर्गों का योगफल पूछा है। जब भी आपसे वर्गों का योगफल पूछे, वर्गों का योगफल पूछे तो इसका फार्मूला याद रखिएगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का गायब, तो n कोष्टक में n प्लस 1, दूसरे कोष्टक में 2n प्लस 1 बट्टे 6, ये फार्मूला याद रखिएगा। जब प्रथम से लेकर के कहीं तक की संख्याओं के वर्गों का योग पूछे, यहां पर 1 से लेकर के 10 तक का है तो n का मान कितना हो जाएगा? 10। जब 10 रखेंगे तो 10 कोष्टक में 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 को करेंगे तो 11 हो जाएगा, और ये कोष्टक का मतलब गुणा, फिर 10 गुना के 20, 20 से करेंगे 21 हो जाएगा बट्टे 6, 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, 3 सते 21, यहां पर गुणा करेंगे 11 सते 77, 77 का 5 में गुणा करेंगे, 5 सते 35, 5 सते 35, 35 3 38, कितना आ जाएगा? 385 आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्गों का योगफल n कोष्टक में n प्लस 1, दूसरे कोष्टक में 2n प्लस 1 बट्टे 6।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अच्छा घनों का योगफल पूछा है, घनों का योगफल। तो घनों का योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो घनों का योगफल निकालने के लिए n कोष्टक में n+1/2, ये जो मैं प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योगफल लिखाया था वही फार्मूला है, बस जब उसी का जब वर्ग कर देते हैं ना तो घनों का योगफल बन जाता है। यहीं पर रखिए 1 से लेकर के 20 तक कहा है, मतलब प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल पूछा है, तो n का मान 20 है, मतलब 20 कोष्टक में 20+1/2 और इसके पावर में स्क्वायर है। यहां पर देखिए काटेंगे, 2 दहा में 20, 20 एक 21, 21 का 10 में गुणा करेंगे 210 का स्क्वायर, अब 210 का स्क्वायर करेंगे, 21 का स्क्वायर 441 होता है और 10 का स्क्वायर 100, तो 44,100 इसके घनों का योगफल आएगा, मतलब ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण तथ्य, इस टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।